हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यह वीवीआई चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन हर हालत में एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह का क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आइए इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से और इजी वे से सीखते हैं। हमने पिछले अध्याय में जाना कि जनन द्वारा नए जीव कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जनन प्रक्रिया जो है, जीवों में जनन किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और इस चैप्टर में जनन से ही रिलेटेड थोड़ा सा बात आएगा कि जीव तो जनन करते हैं, जनक के समान जीव की उत्पत्ति होती है, लेकिन उत्पन्न होने के बावजूद भी उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो यह विभिन्नताएं किस तरह से आती हैं, इनके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। अधिकतम संख्या में जो सफल विभिन्नताएं होती हैं वह लैंगिक जनन के द्वारा ही प्राप्त होती है, लेकिन मानव और अधिकतर जंतु जो जैविक जो जीव हैं, लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, उनमें अनेक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और यह अनेक विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है वह किस तरह से होती है, उन क्रिया विधियों का अध्ययन जो है हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे, जिसके कारण विभिन्नताएं जो होती है उत्पन्न होती है और वंशागत होती है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का मेन टॉपिक को समझते हैं। तो पहला टॉपिक है आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। ठीक है, इनहेरिटेंस कहिए। तो आनुवंशिकता होता क्या है, आनुवंशिकता मतलब क्या? तो आनुवंशिकता का परिभाषा कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के लक्षणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, और आनुवंशिकता के पिता कौन हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, इन्होंने ही आनुवंशिकता के बारे में पहला बार जिक्र किया था। इसके पहले भी आनुवंशिकता के बारे में बहुत से जिक्र किए हैं, लेकिन उन्होंने उतनी सफलता नहीं प्राप्त की जितना ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्राप्त किए। तो आनुवंशिकता क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में माँ बाप का लक्षण बच्चों में जाना, बच्चों का लक्षण फिर अगला पीढ़ी में जाना। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक लक्षण है उसका स्थानांतरण जो होता है उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता के पिता कौन हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब है कि आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान है। ठीक है, तो मेंडल जो है आनुवंशिकता के बारे में जो अध्ययन किए वो मटर के पौधों में किए हुए थे। तो आइए तो मेंडल पहला वैज्ञानिक थे। आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान अगला टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने आनुवंशिकता की प्रक्रिया को समझाने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा और उसकी गणना की। उसकी गणना कैसे की? तो वह साइंस के साथ साथ मैथमेटिशियन भी था। ठीक है, विज्ञान टीचर के साथ साथ वह मैथ का भी टीचर था। इसलिए इसके पहले बहुत से लोग किए इसका अध्ययन, लेकिन एक एक पौधा का जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा था उसका रिकॉर्ड वो कुछ नहीं रखे, एक जनरली ऐसी रिकॉर्ड रख करके चल रहे थे। इसलिए उन्हें उतना सफलता नहीं मिला। और इन्होंने मैथ और साइंस दोनों के विधि का प्रयोग करके उसका अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो उसका जो लक्षण निकला या उसका जो रिजल्ट निकला वह आज तक हम लोग के लिए काम आ रहा है। तो लक्षणों को रिकॉर्ड रखा, उसकी गणना की। उन्होंने आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत नियम की परिकल्पना की। उन्होंने बताया कि वंशानुगत लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं या कुछ लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो इसके आधार पर क्या है, वंशागत लक्षण कह रहा है कि कुछ वंशागत लक्षण प्रभावित भी हो सकता है, कुछ वंशागत अप्रभावित भी हो सकता है लक्षण, और कुछ लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत भी होते हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है? जैसे दो तरह के लक्षण को हम लोग जब क्रॉस कराया जाता है, जैसे एक लंबा पौधा हो, एक बौना पौधा हो, तो लंबा पौधा बौना पौधा में जब पौधा बन करके तैयार हुआ क्रॉस कराने के बाद, तो पता चला कि उसमें खाली लंबा पौधा ही बना। ठीक है, बौना पौधा एक भी नहीं उत्पन्न हुआ।
तो ये लंबा पौधा क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। और बौना पौधा का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वह अप्रभावी लक्षण हो गया। तो यहाँ पर दो टॉपिक है, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी या उपार्जित लक्षण भी कह सकते हैं। तो चलिए प्रभावी लक्षण उपार्जित करें, प्रभावी लक्षण के बारे में जानते हैं। माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। माँ बाप का जो गुण है, ठीक है, वह जो दिख रहा है उसका बहुत सा लक्षण उसमें स्पष्ट दिख रहा है, तो ऐसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अप्रभावी लक्षण बताइए दिए, जो माँ बाप का जो वंशागत लक्षण है वह दिखाई नहीं देता है, वह अप्रभावी लक्षण। अब उसी के अंतर्गत आपको और भी कभी कभी मिलेगा उस किताब के ही अंतर्गत, या जब हम कोई टॉपिक को समझाएंगे तो उसके अंतर्गत आएगा उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण का मतलब अर्जित किया हुआ लक्षण। वह लक्षण तुरंत उत्पन्न नहीं होता है, यह लक्षण जो है ना, जीव जो है अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, ठीक है। तो उपार्जित लक्षण होता है ऐसे लक्षण जिन्हें कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये लक्षण पर्यावरण के विभिन्न घटनों के साथ साथ लगातार अंतःक्रिया होने पर उत्पन्न होते हैं। ये उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है कि उपार्जित लक्षण जो है वह जीव अपने जीवन में उपार्जित करता है, लेकिन वह लक्षण फिर अगला पीढ़ी में जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह उपार्जित लक्षण है, वह जीव के द्वारा उपार्जित किया गया है ऐसा एक्टिविटी या इस तरह का योग्यता, लेकिन वह योग्यता उसके अगले पीढ़ी में भी मिल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उपार्जित लक्षण जो होते हैं अगले पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, इसलिए उपार्जित लक्षण जो है वंशानुगत लक्षण नहीं कह सकते हैं। और प्रभावी लक्षण जो है वंशानुगत लक्षण हो सकता है। अब है कि मेंडल के द्वारा क्या है, अपना जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और मैथ का जो दृष्टिकोण था, दोनों दृष्टिकोण को मिलाकर के उसने कुछ लक्षण दिए, कुछ नियम बनाए। और उसी नियम के अंतर्गत इसका जो पहला नियम है कि वंशागत लक्षण जो है प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो इसमें क्या कहा था से समझ लीजिए कि मेंडल ने आनुवंशिकता की प्रक्रिया को समझाने के लिए मटर के पौधों पर प्रयोग किया, ठीक है। अब मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया, आपके साथ एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मेंडलीफ जो है मटर के पौधे को ही क्यों प्रयोग किया। तो इसका बहुत से कारण है। पहला तो कारण आप दे सकते हैं कि यह आसानी से उपलब्ध होता था, मटर जो है आराम से उपलब्ध होता था। दूसरा कारण ये भी दे सकते हैं कि इसमें विभिन्न आकार के तथा विभिन्न प्रकार के बीजों वाले पौधे उपलब्ध होते हैं, ये भी एक कारण दे सकते हैं। और भी कारण देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि यह अधिक परागण क्षमता वाला पौधा था और पूर्ण पौधे के तैयार होने में भी समय कम लगता था। तो इन्हीं सब कारणों से मटर के पौधा को चुना गया ताकि उसके कम समय में इसका अध्ययन जो है अच्छा से किया जा सके, इसीलिए ऐसा किया गया था। तो इसका मटर के पौधे का प्रयोग करने का रीज़न आपको बता दिए। कह रहा कि उसने मटर के पौधे की दो प्रजाति, लंबे पौधे तथा बौने पौधे। लंबे पौधे के लिए क्या है, जिनको टीटी द्वारा इसका कारक को दिखाया गया है, और बौने पौधे को छोटा टीटी के द्वारा। अब है कि मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच स्वपरागन कराया गया, ठीक है। परागन जानते हैं दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। उत्पन्न पौधे, और जब स्वपरागन कराया गया तो उस पर उत्पन्न जो पौधे थे वह सभी टी, बड़ा टी और छोटा टी, मतलब सभी, क्योंकि बड़ा टी मतलब लंबा पौधा का लक्षण, तो सभी लंबे पौधे पाए गए। लेकिन जब इस सब जो लंबे पौधे F1 पहला जो पीढ़ी में मिले थे, इन पीढ़ी के जब F2 पीढ़ी में ये जो F1 पीढ़ी में मिले हुए जो पौधे थे उस पौधों का स्वपरागन किया तो उत्पन्न पौधों में से 3/4, ठीक है, 3/4 मतलब 4 पौधा में से 3 को पौधा ऐसा था जो लंबा था और 1 पौधा बौना था, ठीक है। तो इस प्रयोग से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जीव के लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। तो जैसे देखिए F1 पीढ़ी में क्या था,
अप्रभावी, लंबा पौधा तो प्रभावी लक्षण रहा और सभी लंबे पौधे ही हुए, इसलिए बौना पौधा का लक्षण यहाँ गायब हो गया। मतलब बौना पौधा का लक्षण यहाँ पहला पीढ़ी में अप्रभावी रहा, लेकिन जब दूसरा पीढ़ी में यही पौधा को किया गया तो लंबा पौधा का भी लक्षण आ गया और बौना पौधा का भी लक्षण आ गया। इस तरह से लंबा और बौना पौधा दोनों मिल करके दोनों लक्षण जो है F2 पीढ़ी में दिखने के मिले। इस तरह से मेंडल जो है निष्कर्ष निकाला कि जीव के जो लक्षण हैं प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन के रूप में वह दिखाया, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं। तो उसने क्या किया कि पहले बड़ा पौधा को लिया TT और एक बौना पौधा को लिया, ठीक है, और इसके बीच क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने में इसका T हुआ, इसका T हुआ, और क्रॉस कराने के बाद जो पौधा बना वह T और T, सभी पौधे TT बने, मतलब सभी लंबे पौधे बने, ठीक है। लेकिन जब यही पौधा T और T के बीच में फिर क्रॉस कराया गया स्वपरागण के द्वारा, तो क्या होगा, बड़ा T और छोटा T मिलकर के, बड़ा T और बड़ा T मिलकर के बड़ा बड़ा बना, फिर बड़ा T और ये छोटा T मिलकर के बड़ा T और छोटा T बना। अब इसका छोटा T और इसका बड़ा T मिलकर के बड़ा T और छोटा T बना, इसका छोटा T और इसका छोटा T मिलकर के छोटा T छोटा T। तो ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है और यह बौना पौधा है, ठीक है। तो लंबा पौधा टॉल पौधा जो है ये भी हुआ, ये भी टॉल पौधा हुआ, ये भी टॉल हुआ और यह स्मॉल ड्वार्फ पौधा बना, ठीक है। तो इस तरह से 3:1 का रेशियो बनता है, ठीक है, मेंडल के पहले प्रयोग के अनुसार, ठीक है, जिसमें 3 पौधा बड़ा है और 1 पौधा बौना है, इस तरह से बना। चलिए, मेंडल ने दूसरा जो प्रयोग किया और उस दूसरा प्रयोग के अनुसार जो निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के अनुसार जो दूसरा नियम दिया, वह नियम था विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यह उसका दूसरा नियम था, मेंडल के द्वारा दिया गया। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसमें क्या कहा है, कहता कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पौधे के 2 वैकल्पिक जोड़ों का अध्ययन करने के लिए चुना। उन्होंने गोले बीज वाले लंबे पौधों एवं झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधों के बीच संकरण कराया और पाया कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले थे, अतः F1 पीढ़ी के बीज का गोल आकार एवं लंबाई प्रभावी लक्षण है, ठीक है। 2 तरह का मटर का पौधा लिया और मटर के पौधे में के भी 2 वैकल्पिक जोड़ा को लिया, जिसमें एक जो बीज पौधा का था वह गोल बीज था, ठीक है, और लंबा पौधा है, लंबा पौधा का गोल बीज वाला लिया, और दूसरा का है बौना पौधा का झुर्रीदार बीज वाला लिया, ठीक है। तो एक लक्षण है कि लंबा पौधा है और दूसरा लक्षण है कि गोल बीज है। दूसरा जो पौधा है वो बौना पौधा है और झुर्रीदार बीज है, ठीक है, रिंकल टाइप का सीड है, ठीक है। और उसके क्या, तो जब F1 पीढ़ी में कराया तो सभी F1 पीढ़ी के में जो क्रॉस हुआ, क्रॉस होने का जब पौधा जो बना वह सभी पौधा जो है वह गोल बीज का जो आकार था वह कैसा था, गोल आकार का था, और लंबाई कैसा था, सब लंबा था, ठीक है, सब लंबा पौधा था, ठीक है। तो इसमें कौन पौधा प्रभावी रहा, तो गोल बीज और लंबा पौधा का गुण प्रभावी रहा और झुर्रीदार बीज और बौना पौधा का गुण अप्रभावी रहा, क्योंकि यह पौधा जो है का गुण जो है F1 पीढ़ी में दिखाने को नहीं मिला। लेकिन जब इसी पौधे को F2 पीढ़ी में इसी पौधे के बीच जब स्वपरागण कराया गया तो कराने के बाद क्या मिलता है कि नए गुण प्रदर्शित करते हैं। F2 पीढ़ी में जो पौधे अब के बीच क्रॉस कराया गया उसमें क्या हुआ, अलग तरह का गुण देखने को मिल रहा है, क्योंकि F1 पीढ़ी में तो सब गोल बीज वाला लंबा पौधा था, ठीक है, लेकिन F2 पीढ़ी में कुछ अलग है। तो क्या इसमें होता है कि कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज है, देखिए लंबा भी पौधा है लेकिन झुर्रीदार वाला आ गया गुण, जबकि कुछ पौधे बौने हैं और गोल बीज वाला आया, मिक्स अब आ रहा है गुण, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना या झुर्रीदार होना
परस्पर स्वतंत्र लक्षण है, मतलब ये लक्षण किसी दूसरों में भी, मतलब यहाँ बौना वाला लक्षण जो है लंबा पौधा में भी जा सकता है, लंबा पौधा वाला जो लक्षण है बौना पौधा में भी आ सकता है। तो इसी तरह से होगा कि क्या होगा, यह स्वतंत्र लक्षण है, मतलब इसका लक्षण उसमें जा सकता है। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक वंशानुगत होते हैं। अब होते कैसे हैं इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर चर्चा थोड़ा सा करेंगे, इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा मतलब लंबा पौधा, बड़ा कहिए या लंबा पौधा, और गोल बीज वाला, और दूसरा पौधा बौना पौधा झुर्रीदार बीज वाला लेते हैं। इसके लिए बड़ा आर, और गोल बीज के लिए बड़ा वाई लेते हैं। इसमें बौना पौधा है इसलिए छोटा आर लेते हैं, और झुर्रीदार बीज है इसके लिए छोटा वाई लेते हैं। और दोनों के बीच जो है ये पेरेंट्स गेमेट्स हैं, और इनके जो है इनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने के बाद क्या होगा, तो बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, और दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी कहिए या F1 जनरेशन कहिए, तो इस पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, सभी पौधे जो होते हैं वह लंबा होता है और गोल बीज वाला होता है। तो इसमें जो बौना पौधा का जो गुण है वह F1 पीढ़ी में अप्रभावी हो जाता है, और ठीक है, बौना पौधा का गुण और झुर्रीदार बीज वाला का गुण यह जो है पहला पीढ़ी में अप्रभावी हो जाता है, और सभी जितने भी पौधे बनते हैं वह सभी पौधे लंबा और गोल बीज वाला पौधा बनता है। अब इसी के बीच क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब इन्हीं के बीच जो यह जो पौधे मिले, इन्हीं पौधे के बीच, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, माने स्वपरागन। और स्वपरागन होने के बाद क्या होगा, तो देख लीजिए स्वपरागन होने के बाद क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। जब स्वपरागन होगा तो स्वपरागन के फलस्वरूप क्या होगा, देख लीजिए, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। तो इसमें बड़ा आर से बड़ा वाई करेगा तो बड़ा आर बड़ा वाई होगा, बड़ा आर से छोटा वाई करेगा तो बड़ा आर छोटा वाई होगा, बड़ा आर से छोटा आर से बड़ा वाई करेगा तो छोटा आर बड़ा वाई होगा, और छोटा आर से छोटा वाई करेगा तो छोटा आर छोटा वाई हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में इस 4 तरह का बना, और इनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा, स्वपरागन फिन होगा, तो इस तरह से 16 तरह के पौधे बनेंगे, और उन 16 तरह के पौधों में फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह का लक्षण उजागर होता है, उसमें किस तरह का लक्षण प्रभावी होते हैं, या कौन लक्षण अप्रभावी होते हैं, या सभी प्रभावी होते हैं तो किस तरह होते हैं। तो यह जो लक्षण अभी मिला स्वपरागन से, यह वाला, इसको हम लोग ले लेंगे, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ठीक है, और इसी को फिर इधर भी लिखेंगे, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, और छोटा आर छोटा वाई। अब इसके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, और जब क्रॉस होने के बाद क्या निकलेगा, तो देख लीजिए, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर बड़ा आर, तो दोनों बड़ा वाई भी होगा। इसमें क्या हो रहा है, बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई और छोटा वाई हो गया। अब इसको इससे साथ होगा तो क्या होगा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई। इसके साथ कराइए तो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है, फिर इन लोग चारों से कराइए, क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। तो बड़ा आर को बड़ा आर से करेंगे
तो बड़ा आर आएगा। फिर बड़ा वाई को और फिर छोटा वाई है तो बड़ा वाई छोटा वाई हो गया। फिर इसका इससे को होगा तो बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई। इसको इससे होगा तो बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसको जब इससे होगा तो बड़ा आर छोटा वाई हो जाएगा। अब इसको इन लोग फिर चारों से करेंगे। अब इसको तो बड़ा आर बड़ा वाई और बड़ा वाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बड़ा आर, इसको इधर से होगा तो छोटा आर बड़ा वाई होगा। इसको इससे करेंगे तो छोटा आर बड़ा वाई। इसको इधर से करेंगे छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। अब इसको भी इस चारों से कराते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, बड़ा आर बड़ा वाई, क्योंकि यहाँ देखिए बड़ा वाई है, इसके पास छोटा वाई है। फिर बड़ा आर इसको इससे कराइए तो बड़ा आर वहाँ भी छोटा वाई है, यहाँ भी छोटा वाई है। इससे फिर इससे कराइए छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई होगा। अब इसको लास्ट कराइए छोटा आर छोटा वाई होगा। इस तरह से 16 तरह का पौधा बना, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें। इसमें देखिए बड़ा पौधा और बड़ा गोल बीज वाला एक यहाँ है, ठीक है, बड़ा पौधा और गोल बीज वाला। फिर यहाँ पर भी देखिए बड़ा पौधा गोल बीज वाला, बड़ा पौधा गोल बीज वाला, बड़ा पौधा गोल बीज वाला, बड़ा पौधा गोल बीज वाला। जहाँ बड़ा आर और बड़ा वाई हो गया, एक हो या दोनों हो, वो बड़ा पौधा और माने लंबा पौधा और गोल बीज वाला हो गया। यहाँ पर भी देखिए बड़ा पौधा तो है लेकिन गोल बीज नहीं है क्योंकि दोनों छोटा है। यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ देख लीजिए है और इधर नहीं है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को पौधा जो है बड़ा है और गोल बीज वाला है। उसके अलावा देख लीजिए इधर तो हो गया बड़ा भी हो और झुरीदार बीज वाला। तो बड़ा और झुरीदार बीज वाला देखिए एगो यहाँ है बड़ा आर और छोटा वाई है। यहाँ बड़ा आर हो गया तो बड़ा पौधा और छोटा वाई मतलब झुरीदार बीज वाला। तो बड़ा है लेकिन झुरीदार बीज वाला है, बड़ा नहीं है इसमें। और यहाँ देखिए बड़ा है और झुरीदार बीज वाला है। तो यहाँ पर 3 को पौधा जो है बड़ा है लेकिन झुरीदार बीज वाला, और 3 को पौधा ऐसा मिलेंगे, इधर तो सब हो गए, यहाँ देख लीजिए 3 को पौधा से छोटा है और मतलब बौना पौधा है और गोल बीज वाले हैं, बौना पौधा हैं और गोल बीज वाले हैं, बौना पौधा हैं और गोल बीज वाले हैं, और एक पौधा ऐसा है जो बौना भी है और झुरीदार भी है। तो इस तरह से यह रेशियो मिल जाता है आपको 9:3:3:1 का। अगला टॉपिक है जीन। जीन क्या होता है? तो जीन जानते ही हैं, 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली वे भौतिक इकाइयाँ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है उसे जीन कहते हैं। जीन समझ गए कि गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली भौतिक इकाइयाँ हैं जो माँ बाप का जो भी लक्षण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ले जाते हैं उसी को जीन कहते हैं। मतलब जीन क्या हो गया? पैतृक गुणों का वाहक हो गया। तो जीन जो है डीएनए में स्थित होती है और कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए का बना होता है। अब है कि जीन का कुछ काम भी है क्या? तो जीन का काम है कि जीन आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। ठीक है, ठीक है, जो भी गुण होते हैं आनुवंशिक गुण उसको ढोने का काम करता है, एक जगह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का। और दूसरा है कि जीन जो है पैतृक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाती है। यही इसका 2 काम है। अगला है डीएनए। डीएनए का मतलब फुल फॉर्म जानते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है वह डीएनए आनुवंशिकता में डीएनए की कोई भूमिका है। ठीक है, तो आनुवंशिकता में डीएनए की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह क्या काम करता है? पहला तो इसकी भूमिका है कि यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवंशिकताएं कूटबद्ध होती है। ठीक है,
डीएनए में जो होता है नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस तरह के जो चीज़ होते हैं, ये सभी जो आनुवंशिक आनुवंशिकताएँ जो है कूटबद्ध रहता है, मतलब एक सीरीज में रहता है। दूसरा है कि यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। तीसरा इसकी भूमिका क्या है, यह विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, माँ बाप का जैसा जो है बच्चों में कुछ न कुछ भिन्नता आते हैं, फिर बच्चों से अगला पीढ़ी में कुछ और भिन्नता होते जाते हैं, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ भिन्नता होते जाते हैं, इसलिए बहुत तरह की भिन्नताएँ आ जाती हैं। चौथा है कि यह जैव रसायनों के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, और पांचवा है कि यह प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो यह जीन का डीएनए का आनुवंशिकता में भूमिका समझे। अगला टॉपिक है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। यह इस चैप्टर का सबसे वीवीआई टॉपिक है कि लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण मतलब बच्चों का जन्म से पहले ही लड़का या लड़की का पता कर लेना। ठीक है, आजकल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी क्या हो रहा है, आदमी जन्म से पहले 3 महीना के बाद जो है लड़का है या लड़की गर्भ में जो माँ के गर्भ में पल रहा है, इसकी जानकारी हो जाता है। तो उसी के बारे में है कि लड़का और लड़की का जन्म कैसे होता है, और है ना, माँ के गर्भ में लड़का जन्म ले रहा है कि लड़की, यह इसका पता कैसे होता है। तो इसी के टॉपिक पर हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। लिंग निर्धारण, तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में ही लड़का या लड़की होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। अब लिंग निर्धारण होता कैसे है, इसके बारे में हम लोग समझाएंगे। ठीक है, किस स्थिति में लड़का का जन्म होता है, किस स्थिति में लड़की का जन्म होता है, और जन्म होने के लिए कौन गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मानव की जो कोशिका है, उस कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब 46 को गुणसूत्र पाया जाता है। और इस 23 जोड़ा गुणसूत्र में से 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह अलैंगिक होता है, मतलब लिंग निर्धारण में भाग लेता नहीं है। और 1 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 23 में से कह सकते हैं कि 22 + 1, 22 + 1, तो ये 22 तो है अलैंगिक है, और 1 जो है यही लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट करता है। तो 23 जोड़ा पाया जाता है। पुरुष के लिंगी गुणसूत्र जो होता है, तो पुरुष में जो 1 जोड़ा गुणसूत्र होता है उसका नाम है XY, और स्त्री के लिंगी जो गुणसूत्र है उसका नाम है XX। ठीक है, वह क्या है, X है। और इसी के द्वारा जो होता है, माने स्त्री के गुणसूत्र को XX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब होता कैसे है, इसके बारे में नीचे जिक्र किया गया है कि पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, क्योंकि पिता में क्या होता है, X और Y होता है, तो यह जो Y गुणसूत्र है यही है ना बच्चे के लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होता है। तो जब पिता का X गुणसूत्र शामिल होता है, जैसे पिता का X गुणसूत्र शामिल होता है तब लड़की XX का जन्म होता है, और जब पिता का Y गुणसूत्र शामिल होता है तब लड़का XY का जन्म होता है। होता कैसे है इसे देख लीजिए। पिता में भी जान रहे हैं कि XY है, और माता में तो XX ही है। यदि पिता का X गुणसूत्र और माँ में तो X ही है, यदि यह दोनों मिल गया XX, तो क्या होगा, लड़की का जन्म हो जाएगा। क्या जन्म लेगी, लड़की लेगी। लेकिन यदि पिता का X न लेकर के पिता का Y और माँ का तो X ही है, और यह दोनों लेते हैं तो X और Y होता है, और उस स्थिति में लड़का का जन्म होता है। ठीक है, तो लड़का या लड़की के जन्म में निर्धारित करने वाला जो गुणसूत्र है वह पिता के पास होता है, और वह है कौन गुणसूत्र, तो Y गुणसूत्र है। आपके चैप्टर के अंतर्गत अगला जो वीवीआई है वह डार्विन के विकास सिद्धांत, जिसको प्राकृतिक चयन सिद्धांत भी कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, तो डार्विन जो है जीव के विकास में भी इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसको जैव विकास का पिता भी कहा गया है। और जैव विकास में डार्विन के अनुसार क्या कहना है, दुनिया में जीव कैसे जीवित रहते हैं, और कौन जीव जीवित रहते हैं, कौन जीव इस दुनिया से नष्ट हो जाता है, इससे संबंधित या जीवों में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होता है, उसमें उत्तरजीविता का गुण कैसे आता है, इन सभी बातों को डार्विन ने है जैव विकास के सिद्धांत में दिया है। इसके द्वारा लिखा हुआ जो किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें पूरा वर्णन है।
तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या कहता है, इसे लिखिए। डार्विन के अनुसार जो जीवधारी सर्वोत्तम अनुकूली लक्षणों को धारण कर पाता है, ठीक है, जीव तो दुनिया में बहुत से जन्म लेता है लेकिन सभी जीव जीवित नहीं रहता है। तो कौन जीव जीवित रहता है? तो जो जीवधारी सर्वोत्तम अनुकूली लक्षणों को धारण कर पाता है, जीवन के संघर्ष में वही जीवित बचता है। वे जीवधारी ही जीवित बचते हैं जो योग्यतम हो, जिनमें योग्यता है प्रकृति को झेलने का और प्रकृति के हर विकट परिस्थितियों का सामना करने में जो सामर्थ्य होते हैं, वे ही जीवधारी जीवित बचते हैं। डार्विन के अनुसार प्रकृति ऐसे ही जीव का वर्ण या चयन करती है तथा ऐसे जीव एवं उनके वंशज ही जीवित रहते हैं, ठीक है। उसी में इनका दिया हुआ है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो डार्विन के अनुसार अस्तित्व के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष में कहते हैं डार्विन कि प्रत्येक जीव जीवित रहना चाहता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह वातावरण के साथ संघर्षरत रहकर अनुकूलन करता है। वह पोषक पदार्थों, आवास, जल, वायु आदि को प्राप्त करने और शत्रुओं से बचने के लिए अन्य जीवों से प्रतियोगिता करता है, और जो एक संघर्ष का रूप ले लेती है, और इसे ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कहते हैं। और इस संघर्ष में जो बचता है वह आगे पीढ़ी के लिए चला जाता है, जो इस संघर्ष में हार जाता है उसे प्रकृति नष्ट कर देती है। और संघर्ष किसके लिए होता है? तो भोजन के लिए, आवास के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, इन सब चीज़ों के लिए संघर्ष होते रहता है। अगला जो है डार्विन्स के ही अंतर्गत योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता होता क्या है? जैसे अभी ऊपर लिखा है कि योग्यतम जो होते हैं वही जीव जीवित रहते हैं। तब हो गया कि योग्यतम की उत्तरजीविता होता क्या है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहता है कि डार्विन की विकास सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में वे जीवधारी ही, ठीक है, जीवित बचते हैं जो योग्यतम हैं, जिनके अंदर विषम परिस्थितियों को सहने के लिए पर्याप्त अनुकूलन हो। ऐसे जीवधारियों के वंशज ही फैलते हैं और बढ़ते हैं। अयोग्य जीवधारी समाप्त हो जाते हैं और इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। समझ गए? योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब जो योग्य होगा वही अगला पीढ़ी तक जा पाएगा, न तो प्रकृति द्वारा पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक है समझात अंग, जिसको अंग्रेजी में होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। तो समझात अंग किसको कहेंगे? सम मतलब बराबर होता है, जात मतलब एक जैसा, ठीक है। तो वैसे अंग, ठीक है, कौन चीज? वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, उत्पत्ति तो एक जैसा हो परंतु कार्य अलग अलग हो, काम अलग अलग करते हों, तो उसे समझात अंग कहा जाता है। जैसे मेढक, पक्षी और मानव का अग्रपाद या चमगादड़ का पंख, यह सब क्या है? सभी की उत्पत्ति एक जैसा है लेकिन सभी के काम क्या हैं? अलग अलग। मेढक क्या करता है? अग्रपाद का उपयोग उछलने में करता है। पक्षी क्या करता है? अग्रपाद क्या है? पक्षी का जो अग्रपाद है वह अग्रपाद उड़ने में काम करता है। तो यहाँ पर जितने भी देखते हैं वह सील का फ्लीपर हो वह तैरने के काम में आता है। चमगादड़ का जो पंख है वह उड़ने के लिए आता है। घोड़ा का जब भी टांग देखिएगा, घोड़ा का जो अग्रपाद है, घोड़ा का टांग दौड़ने के लिए काम करता है। मनुष्य का जो अग्रपाद है या मनुष्य का जो अग्रपाद मतलब हाथ, वह क्या काम करता है? तो वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित है। तो इस तरह से सभी का उत्पत्ति एक समान है लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे अंग को क्या कहा जाता है? समझात अंग कहा जाता है। अगला जो है समवृत्ति या इसका दूसरा नाम समरूप अंग भी है। तो इस अंग के बारे में क्या हम लोग जानते हैं? किस तरह के अंग का एग्जाम्पल है? तो वैसे जीवों के ऐसे अंग जिनके कार्य तो समान हैं परंतु उत्पत्ति अलग अलग हो, उसे समरूप अंग कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा है किसका? समझात अंग का। समझात अंग में था कि उत्पत्ति एक समान था लेकिन कार्य अलग अलग था। समरूप अंग में क्या है कि कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। जैसे चिड़ियों का पंख एवं चमगादड़ का पंख, कीट का पंख, ये सब आदि इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी देखे हैं तितलियों की पंख की जो रचना होती है वह इस सभी का काम है उड़ने में सहायता करना, ठीक है।
लेकिन उत्पत्ति थोड़ा सा भिन्न है। क्या है उत्पत्ति भिन्न में? तो हम लोग जानते हैं तितलियों की जो पंख है वो पंख की जो रचना है शरीर भित्ति के भंग द्वारा होती है, ठीक है। और पक्षियों के जो पंख की जो रचना है उसकी अग्रपाद पर जो पर होता है उस पर के द्वारा होता है, ठीक है। और चमगादड़ के पंख की जो रचना है वह हाथ की, हम लोग ये मानव का जो हाथ है उसी तरह से चमगादड़ का भी आगे वाला हाथ रहता है जिसको पंख में बदल जाता है। तो चमगादड़ों के जो पंख की जो रचना होता है, हाथ की जो 4 जो लंबी अंगुलियां होती है और छड़ के बीच फैली जो त्वचा होती है उन्हीं से इसकी होती है। तो यहाँ सभी की उत्पत्ति थोड़ा सा अलग है लेकिन काम क्या है, सभी का समान है। अब अगला एक ऑर्गन इसमें आ जाता है, उसका नाम है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होता है? जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। तो जीवों के ऐसे अंग जिनमें काफ़ी समय पहले कार्य किए जाते थे, ठीक है। हम लोग के शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं या बहुत से जीवों में ऐसे भी अंग हैं जिसका पहले काम था लेकिन आज के डेट में उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो हम लोग के शरीर में ऐसे ही बेकार रूप में या अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है। तो जीवों के ऐसे अंग जिनमें काफ़ी समय पहले कार्य किए जाते थे जिनसे, परंतु धीरे धीरे उन अंगों की उपयोगिता नहीं रह गई है, तो उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मानव में वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स या बाह्य कर्ण की पेशियाँ या पूंछ कशेरुक, यह सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग के शरीर में जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, वह अपेंडिक्स भी क्या है? हम लोग का शरीर का बेकार है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन आ जाता है तो अपेंडिक्स इन्फेक्शन आने से पेट में पेन आने लग जाता है और लास्ट में हम लोग इसको कटवा करके ऑपरेशन के थ्रू कटवा करके बाहर निकलवा देते हैं। तो ये सब मानव के क्या है? अवशेषी अंग हैं। ऐसे मनुष्य में कम से कम 100 गो अंग जो हैं जो अवशेषी अंग के रूप में हैं, जिसके बारे में मतलब अब हम लोग के शरीर में उसकी कोई उपयोगिता उतना रहा नहीं। अगला जो टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जीवाश्म, जिसको फॉसिल कहते हैं। तो फॉसिल मतलब क्या है कि पहले जो भी जीव है वह उसका जो अवशेष बचा है ना, वही अवशेष जीवाश्म कहलाता है। अब वह जीव आज पृथ्वी पर आज मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे रिलेटेड जीव पृथ्वी पर आज मौजूद हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जीवाश्म क्या है और जीवाश्म का जीव विकास में क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मिट्टी या चट्टानों में जीवों के लंबे समय से दबी आकृति या शरीर के अवशेष या उनके कठोर अंगों के चट्टानों पर मिले चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। अब है कि जीवाश्म जो होता है जैव विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। जीवाश्मों से जीवों के पूर्वजों को खोजने, पहचानने तथा विकास की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जीवाश्मों का अध्ययन करके उनकी उम्र का पता लगाते हैं और उनकी रचना से वर्तमान समय में पाए जाने वाले जीवों की रचना का मिलान करते हैं और इस प्रकार जीवाश्म जीवों के विकास की शाखा का पता चलता है, ठीक है। तो जीवाश्म के द्वारा आज के जो जीव हैं से और उस समय जो उसका छाप मिला से वो दोनों को मिलान करके देखा जाता है किसी का पूर्वज जो है आप है। जैसे डायनासोर है, तो डायनासोर क्या है? आप देखेंगे डायनासोर, ठीक है, आवाज़ का जो छिपकली या गिरगिट या मगरमच्छ है, मगरगो है, यह सब क्या है उसी के आज के वर्तमान पीढ़ी में है और इसी के पूर्वज वह सब थे। लेकिन उस समय के डायनासोर जो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद थे और आज उसके जैसा जीव जो है पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता उसका छोटा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें अंतर होते गया। आवाज़ जो है छिपकली ये सब जो देख रहे हैं है ना, गिरगिट ये सब जो देख रहे हैं वह उसी के पूर्वज माने डायनासोर थे। तो या इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जितने भी मेन टॉपिक था सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आनुवंशिकता जैव विकास जो संबंधित चैप्टर था इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर हम साइंस का एक नया चैप्टर के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।